गुड आफ्टरनून ऑल. यस, गुड आफ्टरनून. ओके, तो लास्ट हमने क्या देखा था? प्रिज्म स्टार्ट किया था, बराबर है. प्रिज्म के कुछ प्रॉब्लम लिए थे, बस एक छोटा सा कंसेप्ट, डेल्टा मैक्सिमम डेल्टा मिनिमम ये सब कुछ लिया हमने. बस एक छोटा सा कंसेप्ट प्रिज्म में बाकी है, दैट इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म. अगर प्रिज्म का एंगल जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है, या उसको हम एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, ए, तो वो प्रिज्म का एंगल अगर छोटा है तो किस प्रकार उस प्रॉब्लम से हम डील करें, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, राइट. कि स्मॉल एंगल प्रिज्म की थोड़ी सी बात करते हैं और फिर बाद में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम. स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म. ओके, स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब ये है कि जो हमें कंसेप्ट, मैं स्मॉल एंगल का डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझ लें कि दिस एंगल ए इज प्रिज्म एंगल और एपेक्स एंगल, राइट. एपेक्स एंगल, दिस इज अ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है एंगल. ओके, अगर ये एंगल छोटा है तो इस प्रिज्म का एक अलग कैटेगरी होगी, दैट इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म. इसकी कैटेगरी क्या बन गई? स्मॉल एंगल प्रिज्म. तो देखते हैं इसको कैसे डील करें, स्मॉल एंगल प्रिज्म को. तो क्या होता है, स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब छोटा सा प्रिज्म है जिसके एंगल्स आर वेरी स्मॉल. तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, ये मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया और यहाँ से कोई एंगल हमने, ये भी छोटा होगा क्योंकि सभी एंगल इससे रिलेटेड जो भी स्मॉल एंगल प्रिज्म में एक ही कंसेप्ट लगाना है कि वॉट एवर एंगल यू आर यूजिंग दैट ऑल आर स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तभी ये कंसेप्ट हम, मतलब इसका शॉर्टकट में आपको बता पाऊंगा और इसके जो प्रॉब्लम आए थे वो आसानी से आप हार्डली 20 या 25 सेकंड में कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ओके, नहीं तो फिर वो सब कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म ये इस तरीके से आगे जाएगा, ये R1 बोलते हैं इसको. ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल निकालना पड़ेगा और वो सीधा जाना चाहिए था कहीं, यहाँ पे ऐसा कर्व हो जाएगा. सो दिस एंगल, ये उसका सीधा है, बराबर है. दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस. और पूछा गया है कि ऐसे इसमें आप डेल्टा कैसे निकालोगे, डेल्टा का फॉर्मूला क्या बनेगा. ओके, फॉर्मूला तो जनरल हमने कोई भी एंगल के लिए डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, तो ये निकाला ही, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ई. ये तो किसी के लिए भी, ऐसा थोड़ी है सिर्फ इसके लिए. स्मॉल चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, कोई भी एंगल. लेकिन स्मॉल एंगल अगर है तो कुछ इसको भी हम और छोटा, मतलब शॉर्टकट कर सकते हैं. तो वही मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ. तो देखो, अगर मैं ये दो पॉइंट ले लूँ, पॉइंट एम एंड पॉइंट एन, इस पॉइंट एम पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं, ओके, स्नेल्स लॉ एट एम पॉइंट, ओके, जहां पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये इंसिडेंट R1 R2 अगेन आर वेरी स्मॉल. मैंने पहले बोल दिया, जितने भी इससे रिलेटेड एंगल्स है दैट आर वेरी स्मॉल. तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1. ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग और प्रिज्म का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्नेल्स लॉ ने बता दिया. साइन आई एंड साइन आर, अगर आई छोटा है तो आपको पता है साइन आई लगभग आई के बराबर होता है एंड साइन R1 लगभग R1 के बराबर होता है. दिस इज फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस आर द वेरी स्मॉल एंगल. ठीक है सर. तो फिर यहाँ से हमें डायरेक्ट में बोल सकता हूँ NS इज इक्वल टू NS इंटू आई इज इक्वल टू NP इंटू R1. ओके, ये हो गया इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब दूसरी केस अगर देखा जाए तो इसके लिए हम लगा सकते हैं क्या, स्नेल्स लॉ. यस, इसके लिए भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. दैट इज अ, मैं इधर लगाता हूँ थोड़ा स्नेल्स लॉ, ये मैं मिटा देता हूँ. स्नेल्स लॉ
लॉ, हम इस पे फिर प्रॉब्लम भी देखेंगे। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एन। तो यहाँ पे देखो R2 है और यहाँ पे E है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे तो सीधा सीधा कर देंगे, NP इंटू R2 इज इक्वल टू NS इंटू E। सर ऐसा कैसे करते हैं, साइन R2 क्यों नहीं, साइन E क्यों नहीं, हमें पता है R2 ना इज वेरी स्मॉल, तो साइन R2 इज लगभग R2 एंड E साइन E आल्सो E। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे अगर देखा जाए तो कुछ हमें मतलब एडिशन अगर मैं कर दूं इसका, मतलब इसको यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये वाला एक इक्वेशन से यहाँ पे लिख देता हूँ कि NP R1 किसके बराबर है, NS I के बराबर है। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको ऐड कर दो, या अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ से आएगा NP इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ से आएगा NS इज इक्वल टू I प्लस E। ओके, तो I प्लस E क्या आ गया, व्हाट इज I प्लस E, सर I प्लस E आ गया, ये NP और इधर लेके आओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम R1 प्लस R2। आपको पता है चाहे कोई भी एंगल हो R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, तो यहाँ से NP अपॉन NS इंटू A। ओके, तो हमें डेल्टा निकालना था फॉर स्मॉल प्रिज्म, तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। I प्लस E हमारे पास है डायरेक्ट, ये फॉर्मूला NP अपॉन NS इंटू A और ये फॉर्मूला माइनस A। तो यहाँ से हमें डेल्टा का बहुत अच्छे से फॉर्मूला मिल गया, NP अपॉन NS माइनस 1 इंटू A, दिस इज अ डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या होता है सर, डेल्टा नेट डेल्टा ये होता है, ये ओरिजिनल ऐसा जा रहा है और इतना इंसिडेंट हुआ है, दैट इज अ डेल्टा। तो फॉर्मूला आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, मतलब अगर इसको रिलेटिव बोला तो P विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू अपेक्स एंगल A बराबर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के हम कोई भी स्मॉल एंगल प्रिज्म वाला प्रॉब्लम कर सकते हैं। सर स्मॉल एंगल प्रिज्म किसको, मतलब किसको बोलेंगे स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म यार जो साइन लगभग I इंटू I के बराबर है वो एंगल को हम बोलते हैं, और वो लगभग एंगल अगर ये प्रिज्म का एंगल 5 डिग्री से छोटा हो, 4 या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पॉइंट में हो, तो ये फॉर्मूला आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेस देन 5 डिग्री मैं बोल सकता हूँ कि उसको स्मॉल एंगल प्रिज्म बोल देंगे हम। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। इसका अगर डायरेक्ट मुझे कैन आई रफ इट, स्क्रीन पॉज करके, स्क्रीन पॉज बोल, ओके आप इसको, ओके ठीक है, तो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके रुको, तो अच्छा रुको ना, ओके ओके हो गया, ओके ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो कोई स्मॉल प्रिज्म दिया है, अगर इसका सिंपल एग्जांपल लेना है तो कोई स्मॉल प्रिज्म दिया है जिसका खुद का प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये एंगल हमें दिया है एंगल ऑफ अपेक्स एंगल, मतलब प्रिज्म एंगल दैट इज अ 3 डिग्री। ओके,
इट्स वेरी स्मॉल, 3 डिग्री मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, तो डेल्टा पूछा है, डेविएशन पूछा है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू NP अपॉन NS माइनस 1 इंटू ए। कोई R1 R2 किसकी कोई स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। NP इज 3/2 और NS 1 माइनस 1 इंटू ए कितना है 3 डिग्री। तो ये 1 तो कुछ है नहीं, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 बराबर है। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 3, मतलब आपका 3/2 मतलब 1.5 डिग्री इतना डेविएशन आएगा। दिस इज वेरी स्मॉल डेविएशन, क्योंकि स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डेविएशन भी वेरी स्मॉल आएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म का अगर कोई कंसेप्ट आता है तो आपको ये आना चाहिए। मैक्सिमम प्रिज्म तो हो गया, मतलब सॉरी डेविएशन मैक्सिमम हो गया, हमने बताया उसका कैसा फॉर्मूला आपको निकालना है। उसके बाद ये स्मॉल मिनिमम डेविएशन भी बता दिया था मैंने अच्छे से। ओके, तो प्रिज्म का इससे ऊपर कुछ तो नहीं अभी तक फिलहाल में। ओके, इतना ही है। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, मतलब इसको पूरे स्नेल्स लॉ और ये लगाने की जरूरत नहीं है। या नीट वालों के लिए ऐसा डायरेक्ट डेरिवेशन आता है, क्या होता है डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ही ऐसे कुछ रिलेशंस पता चाहिए कि कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ ले कि ऐसा हो सकता है क्या स्मॉल एंगल प्रिज्म का रिलेशन, तो आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस। ओके, अब रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, मतलब सर अभी तक कहाँ पे हो रहा था रिफ्रैक्शन? अभी तक यार एक प्लेन सरफेस लिया था हमने जो भी रिफ्रैक्शन लिया था वो अभी तक एक प्लेन सरफेस लिया था। ऐसा कोर सरफेस, कॉन्केव कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस हमने नहीं लिया था। सर वो तो हो गया, और वो मिरर था, दैट इज अ कॉन्केव कॉन्वेक्स वाली जो कंसेप्ट थी, दैट इज अ मिरर। अभी क्या है, अभी रिफ्रैक्शन कराना है, तो रिफ्रैक्शन के लिए 2 मीडियम चाहिए और उसकी एक बाउंड्री चाहिए। वो बाउंड्री प्लेन हो सकती है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन देख चुके। वो नहीं देखा था क्या, बर्ड, फिश, वो क्या था, एयर एक मीडियम, वाटर एक मीडियम, एयर में बर्ड है, वाटर में फिश है, और वो आपस में कैसे देखते हैं और इमेज कहाँ पे बनती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसका क्या रिलेशन है, वो सब कुछ हमने देख लिया था, बराबर है। अब बात करेंगे वही चीज, सेम चीज, लेकिन अब वो सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, सरफेस इज नॉट प्लेन, नाउ सरफेस इज कर्व। अगर कर्व सरफेस है तो उस केस में क्या आएगा, कैसे आएगा सर रिफ्रैक्शन, और कितनी दूर इमेज बनेगी, कितनी दूर नहीं बनेगी। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी ऐसे केस में, रिफ्रैक्शन के केस में। चलो देखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम की, मतलब ऐसा कुछ कर्व है, इधर मीडियम 1 है, दिस इज अ मीडियम 1, इधर मीडियम, थोड़ा सा इसको इधर लाता हूँ, हाँ ये हो गया मीडियम 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा। ये है कर्व सरफेस। ओके, इधर मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, ये पूरा इस तरफ मीडियम 1 है। ठीक है, कहीं ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा हमें, तो हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ होगा कहीं, मतलब यहाँ से जितना भी दूर है वहां से वो सी में बोलता हूँ, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर फोकस, अरे ये मिरर थोड़ी है, दिस इज नॉट मिरर, मैं इसको ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसा करना मतलब मिरर है वो, ये मिरर नहीं है, ये बाउंड्री है, दिस इज ओनली बाउंड्री, ये बाउंड्री है इस 2 मीडियम की बाउंड्री, ये जो है दिस इज अ बाउंड्री ऑफ दिस 2 मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, बराबर है। उसकी ऐसी कर्व वाली बाउंड्री, अभी तक प्लेन वाली देखी थी हमने। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, फिर से वही, और उसके लिए कुछ फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है
तो 2 मिनट में वो डिराइव करेंगे और वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी ऐसे फॉर्मूला हो गए, है ना। पहला कौन सा फॉर्मूला था सर? पहला तो मिरर फॉर्मूला था, 1/u प्लस 1/v, मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के लिए इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, फोकल लेंथ वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ना। हाँ सर बिल्कुल, ये तो बराबर है, कुछ ना कुछ उसका सेंटर होगा। चलो अब बात करते हैं कि इसका रिलेशन कैसा है। तो देखो, जहां से ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो कर्व का एक पोल है, सर यहाँ पे पोल कंसेप्ट है क्या? हमने लिया पोल, कहीं पे भी ले सकते, पोल कौन सा भी पॉइंट हो सकता है ऑन द कर्व सरफेस, है ना। तो मैंने इसको पोल बोल दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ही मेजर करना, वही सब कंसेप्ट यू। ओके, इमेज पता नहीं कहाँ पे, तो मैं इधर बनाऊं इमेज या इधर बनाऊं वो पता नहीं, है ना। इमेज पता नहीं, तो इमेज अगर बनेगी तो कैसे बनेगी सर? इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 रिफ्लेक्शन चाहिए होते या रिफ्रैक्शन चाहिए होते, दोनों से इमेज बनती है, लेकिन 2 चाहिए। क्यों 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ, मतलब रिफ्रैक्शन का या रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ इमेज। और वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन, तो बात रिफ्रैक्शन की करेंगे यार। पहले इंसिडेंट रे लाएंगे यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे इस मीडियम, मतलब मीडियम n1 से निकल रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज ए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ओके, यहाँ से एक इंसिडेंट रे निकला, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ये आर यहाँ से हटा देता हूँ, इस पॉइंट पे ये मान लो पॉइंट, ये पॉइंट मान लो m है, इस पॉइंट पे उसने क्या होना चाहिए? 2 चीजें होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन के लिए उसी मीडियम में जाएगा, रिफ्रैक्शन के लिए दूसरे मीडियम में आ जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो सर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन ही ले लो, रिफ्लेक्शन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ा लिया है हमने। तो इसको अब मैं इधर से रिफ्रैक्ट कराऊंगा, लेकिन रिफ्रैक्ट करना के लिए एक रेफरेंस की जरूरत होती है, और वो होता है उस पॉइंट पे नॉर्मल। उस पॉइंट पे नॉर्मल एक बार पता चल गया तो उस नॉर्मल से दूर लेके जाना है ओरिजिनल पाथ से, या उसके पास लेके जाना है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सर इस m पॉइंट पे नॉर्मल बताओ। तो नॉर्मल बहुत सिंपल कंसेप्ट, ये अगर बड़ा सा करो सर्कल है या कर्व है, सर्कल है, तो उसका सेंटर तो यही है, और हर इस पॉइंट का जो नॉर्मल है सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटर नॉर्मल निकाल रहा हूँ, दिस इज अ नॉर्मल, ओके, दिस इज अ नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ओके सर, समझ में आया। अब जो इंसिडेंट रे ऐसा सीधा जाने वाला था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना पड़ेगा। लेकिन सर टुवर्ड्स, मैं n2 बोल रहा हूँ, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। ये n2 और n1 सेम थोड़ी हो सकते, सेम हो गए तो सीधा सीधा जाएगा, एक ही मीडियम है, इसका मतलब सेम नहीं है। n2 ज्यादा है, n2 ज्यादा है तो सर नॉर्मल की तरफ ये इमेज, ये जो इंसिडेंट रे ऐसा नॉर्मल की तरफ आएगा। तो नॉर्मल की तरफ आएगा तो मैं रिफ्रैक्टेड रे जो है वो रेड कलर से दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आया सर? दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके गया, ठीक है। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, ओके, ये इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे किसकी? सर इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं बना सकते, मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड रे चाहिए इंटरसेक्शन के लिए। पता नहीं इधर दूसरा रिफ्रैक्टेड रे आ रहेगा नहीं, तो दूसरा बहुत आसान है, सीधा ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे, ओके, ये नॉर्मल ही है। इसको क्यों? क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रहा है, सेंटर में से जो भी चीज पास होती है, जो भी लाइन पास होती है, उस इस कर्व को उस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से वो रिफ्रैक्टेड रे सीधा चले जाएगा, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेस, ओके। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेस किसका? इस इंसिडेंट रे का, इस इंसिडेंट रे का, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो भी बनेगा वो इमेज होगी। सर इसको क्यों इमेज बोला? देखो, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड एज इमेज, इज कॉल्ड एज इमेज। क्या बात है सर, इसको इमेज बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो भी इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से, उसको हम बोलते हैं v, और वही यहाँ पे भी बोलेंगे, दैट इज अ v। ओके, तो u भी हो गया, v भी हो गया, r भी हो गया, n1 भी हो गया, n2 भी हो गया। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया।
तो यहाँ पे इमेज बन रही है। कोई बोलेगा सर ये वर्चुअल है या रियल इमेज है? इज इट वर्चुअल और रियल इमेज? बताइए कौन सी इमेज है ये, रियल और वर्चुअल? कौन सी इमेज है? कौन सी इमेज है, जरा पता चले मुझे, बताओ चेतन, कौन सी इमेज है, वर्चुअल और रियल? शिवानी, रियल, ओके, वेरी गुड सर, दिस मस्ट बी रियल इमेज बिकॉज, यस चेतन, राइट, दिस मस्ट बी, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हाँ, दिस मस्ट बी रियल इमेज बिकॉज इंसिडेंट रे, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग, एक्चुअल में मीट करे, आपने उनको एक्सटेंड नहीं किया जानबूझ के, ये इधर से इधर ही आने वाली थी, आपने नहीं लाया उसको, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है इधर से ज्यादा, और ये सीधी सीधी आने वाली थी, ये आपने नहीं किया, वो आ गई, तो दिस मस्ट बी रियल इमेज, दिस मस्ट बी रियल इमेज, दिस मस्ट बी रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा है, वो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है सर, रियल वाला ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, ओके, तो ये रियल इमेज हो गई, रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक चीज तो हमें बहुत यहाँ पे एक बोल सकते हैं हम, कि पहले जब मिरर था, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर जो था, ये कॉन्वेक्स मिरर जैसा फील होगा अगर इधर से ऐसा आया तो वो जो मिरर था उस केस में सर ऐसा होता था कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती थी, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती थी। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन गई, दूसरी साइड है, नहीं तो रियल इमेज इधर बनती थी कॉनकेव मिरर में, हमें पता है, लेकिन सब तरफ फंडे वही नहीं होंगे, बराबर ना। तो रियल इमेज वो सिर्फ मिरर के लिए हुआ, ये मिरर नहीं है बिल्कुल भी, ये एक बाउंड्री है दो मीडियम की, इसके लिए कंसेप्ट रिफ्रैक्शन के लगाने पड़ेंगे, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है सर, समझ में आया। अब इनका कुछ रिलेशन है क्या, तो बिल्कुल रिलेशन है, क्या रिलेशन है सर, तो इनका रिलेशन ऐसा है, अगर मुझे रिलेशन फॉर्मूले बेसिस अगर मुझे पूछोगे आप, तो रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जहां पे इंसिडेंट रे जा रहा है, मतलब जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे इज गोइंग, जहां से इंसिडेंट रे जा रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है दैट इज अ डिस्टेंस u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, फोकल लेंथ नहीं r, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज मिरर फॉर्मूले जैसा यही है लगभग। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी एंड 1 अपॉन एफ का रिलेशन था, बराबर है ना। तो ये सिर्फ उस केस में, मतलब इस केस में रिफ्रैक्शन n1 एंड n2 चीज आ गई। अब बात करते हैं कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है उसको हार्डली 5 मिनट में इसको डिराइव करते हैं। तो मैं दो कंसेप्ट में मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अजम्पशन मुझे लेने पड़ेंगे कि अजम्पशन ये है, बिना विदाउट अजम्पशन नहीं होगा ये, क्योंकि मिरर में भी यही अजम्पशन लिए थे मिरर फॉर्मूला निकालते हुए। पहला अजम्पशन ये कि ऑल रेज आर पैराएक्सियल रेज, ऑल रेज आर पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज, जैसा मैंने पैराएक्सियल रेज बोल दिया वैसा मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एंगल से very small, all angles are very small, all angles are very small, ओके, क्योंकि छोटा सा है ना, और ये कर्व भी नहीं रहता, ये लगभग स्ट्रेट लाइन रहती है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है। मैं अभी ये 2 मिनट में प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले इंसिडेंट एंगल बताना पड़ेगा, तो सर ये वाला होगा इंसिडेंट एंगल, और इधर इस साइड ये होगा रिफ्रैक्टेड, ओके, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल ये होगा, और ये इंसिडेंट एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ दिस इज अ नॉर्मल, उस नॉर्मल के साथ इधर का इंसिडेंट है और इधर का रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम एंगल जैसा वहाँ पे माने थे, हमने इसको अल्फा, बीटा एंड गामा इस तरीके से हमने इसको कवर किया था उस टाइम पे भी, ओके। तो एंगल वेरी स्मॉल है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसा सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ और इसको पी बोलता हूँ। ये पी और ये पी लगभग सेम ही है, बहुत पास पास है। क्यों सर ये पास पास है? क्योंकि पी इतने पास है
क्योंकि वो कर्व नहीं, वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्मॉल एंगल है और ये मैं बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि हमें जो डायरेक्शन लेना है यू वी एंड आर के, जो पॉजिटिव निगेटिव साइन लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले जैसे बोला था मैंने उसी टाइप की थोड़ी सी। कैसे कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है वहां से जो इंसिडेंट रे निकल रही है वो रेज को फॉलो करो और उसी रेज को डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर अगर मुझे डायरेक्शन लेना है तो पी के इधर ये हो जाएगा निगेटिव और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों सर? पी तो हमें पता है कि इस साइड और इस साइड हमें निगेटिव और पॉजिटिव बोलना पड़ता है, लेकिन सर आपने इधर ही पॉजिटिव क्यों बोला और इधर क्यों निगेटिव बोला? क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव। देखो इंसिडेंट रे इस तरह। सर अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो यही सेम कर्व होता और ऑब्जेक्ट इधर होता तो इंसिडेंट रे ऐसे जाते, इसको निगेटिव और उस साइड को पॉजिटिव बोलते। इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, समझ में आया। ओके, तो अब हम बात करेंगे थोड़े से ये अल्फा बीटा गामा निकालने की। थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि ये बस हमें कैलकुलेशन सॉरी डेरिवेशंस जल्दी देखना है। ये हो गया ओ, ये एंगल ओ एम और ये पी। तो मैं इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ओ एम पी के ट्रायंगल की बात करूँ, ओ एम पी, तो वहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू एम पी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सर एडजेसेंट साइड ये यू है, आप बोलेंगे नहीं सर ओ पी ये थोड़ा सा ज्यादा है, और उसको कंसिडर नहीं करेंगे आप क्योंकि एंगल स्मॉल होने की वजह से ये लगभग नॉट कंसिडर है, तो ये यू। ओके, अब दूसरा एंगल, मैं इधर ट्रायंगल का नाम नहीं लिखता लेकिन वो ट्रायंगल ये है कि मुझे बीटा लेना है, तो बीटा लेना है तो सर ये वाला ट्रायंगल लो सी पी एम। तो सी पी एम के लिए टैन बीटा क्या हो जाएगा सर? टैन बीटा हो जाएगा अपोजिट साइड मतलब एम पी अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये कितना है? तो ये सर आर इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। व्हाट अबाउट टैन गैमा? सर टैन गैमा भी वैसे ले लो, ये वाला एंगल बड़ा सा एंगल पी आई एम, पी आई एम ले लो, तो वहां पे टैन गैमा मिल जाएगा हमें। तो वो गैमा के लिए टैन की वैल्यू अपोजिट साइड एम पी अपॉन एडजेसेंट साइड वी। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे यू वी एंड आर के साइन। तो मैंने पहले ही बोला कि इधर से आप इधर जा रहे हो, इंसिडेंट इधर हो रहा है, तो ये पोल के इस साइड है मतलब निगेटिव हो गया, फिर इस साइड जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो यू निगेटिव हो गया हमारे केस में। यू की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ए निगेटिव फॉर दिस केस। आर की बात करूं तो आर तो सर आगे है ना, पोल के आगे पॉजिटिव, एंड वी की बात करूं तो वो भी पॉजिटिव। इस केस में हर केस में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो इंसिडेंट रे से लेना। तो यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस लिखने का कोई हमारे यहाँ पे ऐसा फैशन नहीं। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब क्या निकालना है सर? हमें निकालना है ये वाला रिलेशन निकालना है। तो अल्फा बीटा गैमा ये तो हो गया। अब ये अल्फा बीटा गैमा इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब अल्फा बीटा एंड गैमा ये जो एंगल्स है ये बहुत स्मॉल है, और जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है, टैन अल्फा इज इक्वल टू भी अल्फा होता है। ओके, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मतलब अल्फा बहुत स्मॉल है मतलब 0 के बराबर है तो उसको 1 बोलते हैं कॉस के केस में। लेकिन साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, साइन बीटा इज इक्वल टू बीटा, या टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लगभग। तो इसको मैं अल्फा इज इक्वल टू एम पी अपॉन म्यू माइनस एम पी अपॉन आर ये बोल सकता हूँ। अब हो गई एक ये बात। अब लगाते हैं हम स्नेल्स लॉ। अब हम एक्चुअल में स्नेल्स लॉ लगाते हैं। उसके पहले एक ज्योमेट्री देखते हैं। मुझे आई, ये जो एंगल है यहाँ पे मुझे आई और अल्फा बीटा का रिलेशन चाहिए। तो बहुत सिंपल है सर, ये वाला एंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओ सी एम, ओ सी एम। वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, या ऐसा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ओ सी एम, ओ सी एम। ये है आई, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो यार ये एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम आपको पता है सेम होता है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। या मैंने बहुत बार बोला है क्या, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट वो सेम होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। दूसरा यहाँ पे कोई ले सकते क्या? हाँ सर यहाँ पे भी ले सकते हो ऐसा, सी आई एंड एम, ट्रायंगल सी आई एम। अगर मैं वो ट्रायंगल निकालूं तो वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल होगा, इस तरीके से। ये है बीटा, ये है गैमा और ये है आर। यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियर कट, बीटा इज इक्वल टू
यहाँ पे ये r है, r प्लस गैमा। ओके, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू बीटा माइनस गैमा। ये दो वैल्यू हमारे पास एक बार आ गई तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं स्नेल्स लॉ लगाते हैं अभी। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सर कहाँ पे लगाना है स्नेल्स लॉ? एट पॉइंट m, एट पॉइंट m। ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इनटू साइन आई। अब साइन आई की जगह डायरेक्ट मैं आई बोलता हूँ। सर आपने आई क्यों बोला? आई इसलिए बोला क्योंकि साइन आई लगभग आई के बराबर है। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि n2 इज इक्वल टू साइन आर की जगह मैं डायरेक्ट आर लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है साइन आर अप्रोक्सीमेटली आर इतना होगा। तो यहाँ पे आ गया n1 आई की वैल्यू। सर आई की वैल्यू ये डालो, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे n2 आर की वैल्यू ये डालो, बीटा माइनस गैमा, बीटा माइनस गैमा। तो यहाँ से n1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? तो अल्फा की वैल्यू सर tan अल्फा की वैल्यू mp अपॉन माइनस यू है, लेकिन अल्फा स्मॉल होने की वजह से अल्फा इज इक्वल टू ये लिख सकते हो। तो mp अपॉन माइनस यू में अल्फा की जगह देता हूँ, mp अपॉन माइनस यू प्लस फिर से ये n1 बीटा, बीटा की जगह सर बीटा की जगह ये वैल्यू डाल दो डायरेक्ट mp अपॉन आर, क्योंकि tan बीटा इज ऑलमोस्ट बीटा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कहीं, नहीं आपको पता है क्या लिखना है। mp अपॉन आर इज इक्वल टू n2 बीटा, वही mp अपॉन आर, mp अपॉन आर माइनस गैमा एंड n2 गैमा। तो n2 गैमा की वैल्यू सर mp अपॉन v, mp अपॉन v, mp अपॉन v, दिस इज द गैमा। ओके, mp सब तरफ के कैंसिल कर दो तो यहाँ पे सीधा सीधा बचेगा n1 अपॉन माइनस u, यहाँ पे बचेगा n1 अपॉन r और यहाँ पे बचेगा n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। ये इधर लाओ तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू ये आ जाएगा n2 माइनस r माइनस ये उधर लेके जाता हूँ n1 अपॉन r, और यहाँ से n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू ये आ जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r विथ साइन फॉर्मूला ये हमें रखना है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो विथ साइन हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। व्हाट इज सर n1 n2? n1 ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से इंसिडेंट रे जा रही है, n2 ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेज पहुंच रही है, जिसमें जा रही है, जहां से जा रही है वो n1, जिसमें जा रही है वो n2। और व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब कुछ प्लस माइनस के साथ रखना है ना? और प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो और मैं फिर आगे का प्रोसीड करता हूँ। तो ये एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से मिल गया हमें, इस पे हम एक दो एग्जांपल लेंगे। ये समझ में आया? कोई डाउट इसमें? मिटा दूं? कैन आई रफ इट? ओके, नो? अच्छा, तो ये इस प्रकार से हम आसानी से n1 n2 u v एंड r का रिलेशन हमने निकाला। विथ साइन है, रिलेशन विथ साइन रखना है क्योंकि हमने u की वैल्यू माइनस u रखी थी तभी ये फॉर्मूला आया। प्लस u रखता तो अलग कुछ फॉर्मूला आता है ना। तो ये याद रखना है कि प्लस माइनस के साथ हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो इसका जब यूज करेंगे तब प्लस माइनस के साथ ही यूज करना है। ओके, और दिस इज फॉर वेरी स्मॉल कर्व। बड़े कर्व के लिए ये फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि वो है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सर ये तो हो गया डिस्टेंस की बात। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हाँ, ये भी तो हमने मिरर में लिया था, वो तो मैग्निफिकेशन लिया था। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी उसको वैसा कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ ज्योमेट्री बेसिस पे, है ना। और वो दोनों चीज़ें, ये एक फार्मूला वो एक फार्मूला यूज करके हम कोई भी एग्जाम्पल स्पेरिकल का
कर सकते हैं। तो ये मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट, बताइए, कैन आई रफ इट? ओके, फॉर्मूला रखते हो लगे तुमने। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि जो n1 है एंड n2 है, मीडियम अलग अलग है, ओके, और यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक। सर इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ओके, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए हमें ये r, ये आपका क्या हो जाएगा u, ओके, और जहाँ पे इमेज बनेगी उसको मैं v बोलूंगा, और n1 n2 का रिलेशन मेरे पास है। मतलब इमेज कहाँ बनेगी वो है, इमेज कितनी हाइट की बनेगी वो नहीं है रिलेशन, वो रिलेशन मेरे पास अभी नहीं है। वो रिलेशन बहुत सिंपल है, अगर मैं ये करूँ तो मैं इसका एक रे डायग्राम निकाल लेता हूँ पहले तो रे डायग्राम ये आएगा कि अगर ए का मुझे रे डायग्राम निकालना है तो कुछ मत करो सर, ए का रे डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये होगी इंसिडेंट रे ए की, ओके, और वही रिफ्लेक्टेड रेज आगे चली जाएगी क्योंकि ये सेंटर से पास होती है, ओके, जो भी चीज सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट निकालना, क्योंकि हमें पता है वही नॉर्मल होता है, ठीक है। ये होगी एक रिफ्लेक्टेड रेज, ओके, ये किसकी है, ए पॉइंट की। सर बी की निकालो, चलो बी की निकालते हैं, ओके, तो बी की कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ओके, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रेज, यहाँ तक रिफ्रैक्टेड रेज है, और यहाँ से इसके आगे ये, इसके आगे ये रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएगी, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेज, ओके। ये रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ से आ रही, बी से, तो ये बी की रिफ्रैक्टेड रेज है, ये कहाँ से आ रही, ए से, तो ये ए की रिफ्रैक्टेड रेज है, ओके। तो अब ये अगर जहाँ पे ये होगा, मतलब जहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस तो आपको पता है कहाँ पे होगा, कहाँ पे इमेज बननी चाहिए, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, इमेज डिस्टेंस तो उतनी दूर बनेगा, और वो आप जो डिस्टेंस निकालेंगे वो भी होगा, बराबर है। एक बार भी निकाल लिया तो वहां पे ये वाला आपको इमेज जो है वो मिलेगा, दैट इज ये किसका आ रहा है, बी का, और ये किसका आ रहा है, ए का, बी डैश एंड ए डैश, दिस इज इमेज, इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है इस केस में, हर केस में बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो केस टू केस वैल्यू होता है। तो सर अभी हमें बताइए, u हो गया, v हो गया, r हो गया, n1 हो गया, n2 हो गया, उसका रिलेशन आपके सामने है। सर हमें ये रिलेशन चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो सीधा सीधा यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है ना हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर मैं इसको ज्योमेट्री वाइज देखूं कि ये परपेंडिकुलर, ये और ये अगर मैं करूं, ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलता है कि जहां से रिफ्रैक्शन आ रहा है, जहां से रिफ्रैक्शन आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू v इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय n2 अपॉन u, ये आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस मस्ट बी द फॉर्मूला, n1v अपॉन n2 u, n1v अपॉन n2 u। सर ये फॉर्मूला कैसे निकाला, वो ज्योमेट्री से, सिंपल ज्योमेट्री, ये कितना होगा u प्लस आर, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रिलेशन आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो उस प्रकार वो निकालते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये फॉर्मूला से लेना देना है, n1 अपॉन n2 v अपॉन u, ये हो गया आपका। अगर इसको मैं बोलूंगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और इसको क्या बोलते हैं, लैटरल मैग्निफिकेशन, तो स्पेलिंग देख लेना, लैटरल मैग्निफिकेशन, तो ये आपको पता है, और एक वो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वो भी पता है ना, मतलब कितना दूर है, बस वो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है तो कितना दूर है। तो इस प्रकार से हम चाहे वो ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो निकाल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं, ये रिफ्रैक्शन के लिए मैं बात करूँ। सर आपने ये सीधा सीधा कैसे क्या दे दिया, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, इसका अगर नॉर्मल में बात करूँ, इस पॉइंट पे नॉर्मल कोई मुझे बताए, इस पॉइंट पे नॉर्मल कौन सा होगा, तो वो यही होगा,
दिस इज अ नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल है। ओके, और नॉर्मल पे कोई इंसिडेंस रे आता है तो वो 90 डिग्री और सीधा चले जाता है। हाँ सर बिल्कुल, यही मैंने कंसेप्ट, यहाँ पे ये नॉर्मल है कि नहीं, ये यहाँ पे ये नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल। नॉर्मल से कोई इंसिडेंस रे आता है तो वो सीधा चले जाता है, नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस में इंसिडेंस एंगल 0 होता है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा, तो ये आप निकाल लो। मैं दूसरा प्रॉब्लम देखता हूँ, प्रॉब्लम बनाता हूँ। बताइए, ये हो गया, मिटा दूं, कैन आई रफ इट? इस पे प्रॉब्लम करेंगे आप, इस पे एक प्रॉब्लम और पहले इसके इस पे m2/v n1/u और ये हमें प्रॉब्लम से लेना देना है कि प्रॉब्लम कैसे किया जाता है। चलो देखो, ये आपका मीडियम है, ये N1 मीडियम है जिसका एयर है। ओके, इधर N2 है, इधर वाटर है मान लो, हो सकता है इधर वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। इधर R कुछ हम 20 सेंटीमीटर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को कहीं 40 सेंटीमीटर पे रखते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट को कहीं हम 40 सेंटीमीटर पे रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट O। ओके, दिस इज 40 सेंटीमीटर। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? पहली बात तो इसका U कौन सा होगा? सर ये होगा पोल, इसको पोल बोलेंगे, तो इस साइड से निगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव। ठीक है, तो पोल के इस साइड ये निगेटिव है, तो U की वैल्यू होगी -40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं आगे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर, ये कहीं आगे होगा और ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसको मैं पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। N1 दिया है, हाँ सर 1, N2 दिया है, हाँ सर 4/3। ओके, ये 4/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैसे आएगा रेज? रे डायग्राम से तो पता ही चल जाएगा, एक्यूरेट रे डायग्राम निकालोगे ना तो इमेज डिस्टेंस वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए पेन पेंसिल से हमें यूज करना पड़ता है, ग्राफ पेपर वगैरह एक्यूरेट के लिए, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है? इसका सबका रिलेशन क्या है हमारे पास? N2/v - N1/u इज इक्वल टू N2 - N1/r। सर आपने N1 N2 किसको बोला है? मैंने N1 N2 उसको बोला है, N1 मतलब जहाँ से रे आ रही है और N2 मतलब जहाँ पे रे जा रही है, इस चीज को मैंने N1 और N2 बोला। तो ऑब्जेक्ट इधर यहाँ से रे आएगी वो N1 हो जाएगा, जिस मीडियम में रे जा रही है वो N2 हो जाएगा, वाटर। ठीक है सर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज N2? N2 है 4/3 अपॉन v, वही निकालना है, इमेज डिस्टेंस कितना दूर है, माइनस N1 कितना है? सर N1 तो 1 ही, 1 अपॉन u, u कितना है? सर वो तो -40 इज इक्वल N2 कितना है? N2 है सर 1 माइनस 4/3 अपॉन r, r कितना है? +20। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। तो 1 - 4/3 मतलब 3 - 4 -1 -1/3, तो ये आ जाएगा -1/3 इंटू 20 मतलब 60 के आसपास, है ना, मतलब 3 × 20 60। ठीक है, तो इसको मैं उधर लेके जाता हूँ, -1/60 ये, और ये उधर लेके गया, ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाने के बाद फिर से -1/40। ओके, हाँ सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से ये माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो इधर बचेगा 1/60 + 1/40, वो हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है? तो ये क्या बचा है सर? इधर बचा है 4/3v, 4/3v। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 14 + 60/60 × 40। ओके, और ये कितना है? ये है 4/3v। ओके, तो इधर v को एज इट इज रखते हैं, 1/v को एज इट इज रखते हैं, और ये उधर लेके जाते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे। ठीक है, 3 × 1 = 3,
टू जा मतलब 20 बराबर है, ये 20 हो गए। ऊपर कितने 40 + 60 100 है, 100 और ये 4 मतलब ऊपर ये 4 और ये 100 25 बचे, तो ऊपर बचा 25, नीचे ये 20 और ये 40। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा कितना? तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 8, तो ये आ जाएगा 1/32। तो 1/V32 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बात सिर्फ बची है, ये माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो V जो आ गया है वो आ गया 1/V, ऊपर जाके 32 हो जाएगा, लेकिन माइनस या -32। -32 का मतलब है सर वो इमेज इधर बनेगी, ये प्लस है, इमेज उधर बनेगी। V -32, 32 पे इमेज बनेगी। चलो रे डायग्राम बताएगा हमें कहाँ पे इमेज बनेगी। तो बहुत सिंपल, यहाँ पे ये ऐसा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, यहाँ से ये कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज अ नॉर्मल। ओके, ये ऐसा सीधा जाना चाहिए था, ऐसा सीधा जाना चाहिए था। ओके, गया नहीं, पता है ये कुछ तो रिफ्रैक्ट होगा, मतलब डेविएट होगा। तो ये 1 है, ये 4/3 है, तो ये किधर डेविएट होगा? नॉर्मल की तरफ डेविएट होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होता है 4/3 मतलब 1.33, कहीं तो रॉन्ग हो गया है, कहीं तो मैंने प्लस माइनस कहाँ पे वैल्यू में मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी। यस, ये N11 4/3 1। ओके, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, वही तो बोला, ये दिस मस्ट बी 4/3 - 1। यस और नो? 4/3 - 1। अब ये पूरा चेंज हो जाएगा फिर तो, ठीक है। ये 4/3 - 1 मतलब -1/3, सॉरी 1/3। ओके, 1/3, तो ये प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3, ये नहीं प्लस, ये प्लस 1/3, हाँ 1/60। ओके, ये प्लस 1/3 1/60 और ये -40। अच्छा, यहाँ पे माइनस चाहिए, दिस इज अ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर ये गलत हो जाएगा। बहुत जल्दी बताया यार तुम लोगों ने, मेरे से ये गड़बड़ में 4/3 और ये रह गया, तो ये बराबर है क्या बताइए आप? यस और नो? हेलो? हाँ, तो ये कितना आ जाएगा फिर? 1/60 - 1/40, तो ये 40 - 60, 40 - 60, तो ये आना चाहिए -20 अपॉन 60 × 40 = 3/4, ठीक है, 1/V। ये 4, ये नहीं, ये इधर तो सीधा सीधा इससे कट हो जाता है, ये 20, ये 3, ये 3 कैंसल, ये 20, ये 3 कैंसल, तो इधर क्या बचा है? 40 और ये 4, बराबर है, 40 और ये 4 माइनस, ये बराबर है क्या बताइए? ओके, हाँ अब ठीक है, -160। वही तो बोला कि ये इधर जा रही थी इसकी से, ये कैसे गया? कहीं तो माइनस प्लस का गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ये 40 से ज्यादा आ गया, मतलब V कितना आ गया? V आ गया सर 160, लेकिन माइनस में। ओके, अगर -160 आ गया, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रेज डेंसर मीडियम में जा रही है, तो थोड़ा सा इधर डिफ्रैक्ट होगी। ओके, इस तरफ वो डिफ्रैक्ट होगी, तो वो कुछ ऐसी डिफ्रैक्ट होगी, इस तरफ ऐसी, मतलब सीधा सीधा ना जाके ये ऐसी डिफ्रैक्ट होगी। अब ये पीछे मिलेगी नहीं इधर, तो ये पीछे जाके, यहाँ पे पीछे जाके 160 पे मिलेगी। अगर ये 160 पे मिल रही है, -160 पे मिल रही है, क्योंकि ये साइड जो है दिस इज अ माइनस, तो इधर कहीं तो -160 आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज, अभी यहाँ पे जगह नहीं है,
दिस इज अ v इज इक्वल टू -160। तो यहाँ पे आपकी इमेज मिलेगी। तो ये इमेज कौन सी मिलेगी, रियल और वर्चुअल? कौन सी इमेज है वो बताइए, इज इट रियल और वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में मैंने पहले बोला कि इमेज यहाँ पे कुछ भी बन सकती है। आप वैल्यू कितने दूर देख रहे हो और उस पर वो डिपेंड करता है कि हम वैल्यूज कितने पास देख रहे हैं और कितने दूर देख रहे हैं, इस पूरे इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर स्टॉप होते हैं यहाँ पे। ये समझ में आया? प्लस माइनस का देख लेना, मैंने जो गलती की वो नहीं करना गड़बड़ में। नहीं तो रे डायग्राम से वो समझेगा ही नहीं कि रे डायग्राम से वो पीछे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, 32 पे आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वो क्लियर कट होता है कि रेस तो ऐसी है और वो पीछे मीटी नहीं होगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।